अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आपको आवाज़ आ रही होगी। तो आज ये हमारा लास्ट टॉपिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का रह गया था, तो इसको आज हम डिस्कस करने लगे हैं। इस टॉपिक का नाम है जी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसकी कुछ बेसिक पहले बातें करेंगे कि ये किस रेंज में इंफ्रारेड रेडिएशंस जो होती हैं और उनको हम यूटिलाइज करते हैं एनालिसिस ऑफ कंपाउंड के लिए। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहली बात तो ये है, ये आपको पेंसिल नज़र आ रही होगी। मैंने हाइलाइटर तलाश करने की कोशिश की है, मुझे मिला कोई नहीं। वो इधर से मेरे जहन से निकल गया कि हाइलाइटर कैसे लाते हैं। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर इन द कांस्टेंट स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। तो कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें बॉन्ड्स पाए जाते हैं, और बॉन्ड्स जो होते हैं वो कांस्टेंट स्टेट ऑफ वाइब्रेशन में होते हैं। एंड ईच बॉन्ड विद इट्स करेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी, और हर वाइब्रेशन की कोई ना कोई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है जो कि डिपेंड करती है, विच डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड एंड मैसेज ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है और उसकी दोनों साइडों पे जो एटम पाए जाते हैं उनकी उनके मैसेज पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मोस्ट मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस correspond to the frequency of electromagnetic radiations. Electromagnetic radiation की frequency falling in the infrared region of the electromagnetic spectrum। ये बड़ा जरूरी कॉन्सेप्ट है। कहते हैं जो मॉलिक्यूल के बॉन्ड वाइब्रेट कर रहे हैं उनकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के साथ अगर मैच करेगी तो ऐसी रेडिएशंस को वो बॉन्ड एब्जॉर्ब करेगा और उसकी जो वाइब्रेशंस हैं उनमें एक्साइटेशन आएगी, वाइब्रेशनल एक्साइटेशंस होंगी। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर वाइब्रेशनल एक्साइटेशंस होती हैं। एक बॉन्ड मसलन पहले वाइब्रेट कर रहा है जिस फ्रीक्वेंसी के साथ, अगर उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली है ज्यादा एनर्जी वाली, तो उसकी वाइब्रेशनल एक्साइटेशंस होने की वजह से वाइब्रेशन पहले से ज्यादा तेज हो जाएंगी। ऑफ ग्रेटेस्ट प्रैक्टिकल यूज, तो वाइब्रेशनल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की भी कह सकते हैं। तो इसमें ग्रेटेस्ट प्रैक्टिकल यूज टू एन ऑर्गेनिक केमिस्ट इज, तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में कितना रीजन जो है वो ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, 2.5 से लेकर 16 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर आपको पता है कि ये यूनिट है लेंथ की। 10⁻⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है 1 माइक्रोमीटर, या 4000 to 625 पर सेंटीमीटर। पहले वाली माइक्रोमीटर जो यूनिट दी गई है, या नैनोमीटर भी यूज करते हैं, ये वेवलेंथ के लिए यूज की गई है। और जो पर सेंटीमीटर है ये वेव नंबर के लिए यूज की गई है। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। या आपने पढ़ा हुआ है वेव नंबर और वेव लेंथ जो हैं ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो आमतौर पर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम वेव लेंथ की बजाय, यानी वेव लेंथ को नैनोमीटर या माइक्रोमीटर में स्टडी करने की बजाय हम वेव नंबर में स्टडी करना ज्यादा मुनासिब समझते हैं। तो इंफ्रारेड का, जैसे मैंने आपको यूवी विजिबल का रीजन बताया था कि 200 नैनोमीटर से लेकर 800 नैनोमीटर तक यूवी विजिबल का रीजन होता है। और उससे नीचे 150 या उससे नीचे मजीद जाएं तो उसे वैक्यूम यूवी विजिबल रीजन कहते हैं। ये बात हम कर चुके हैं। तो इंफ्रारेड का रीजन कितना होता है, तो इंफ्रारेड का जो रीजन है ये हम देख रहे हैं 2.5 से लेकर 16 माइक्रोमीटर, या 4000 से लेकर 625 पर सेंटीमीटर इसका रीजन होता है। और इसमें रीजन्स को मजीद कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे 0.8 से लेकर 2.5 तक, यानी कि 2.5 से नीचे, 0.8 से 2.5 तक जो रीजन है उसे नियर इंफ्रारेड रीजन कहा जाता है। और जो 16 से लेकर, यानी कि 16 से आप ऊपर की तरफ जाएं तो 16 से लेकर 10⁻³ तक जो रीजन है इसे फार इंफ्रारेड रीजन कहा जाता है। यानी कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो रेडिएशन हम यूज करेंगे वो 2.5 से 16 माइक्रोमीटर तक होंगी। और इससे नीचे वाला फार इंफ्रारेड रीजन, सॉरी नियर इंफ्रारेड रीजन, और ऊपर वाला फार इंफ्रारेड रीजन भी यूटिलाइज किए जा सकते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में कौन सी
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने यूटिलाइज करनी है। तो अब मैं ज़रा वीडियो को पास करूंगा, मैं चेक करना चाहूंगा कि आवाज़ आ रही है कि कोई नहीं, क्योंकि मैं हेडफोन यूज़ नहीं कर रहा, कॉलेज में बैठ के लेक्चर आपको दे रहा हूँ।